हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अभी तक क्या क्या समझ लिया। हमने समझ लिया व्हाट इज डिमांड, फिर हमने समझ लिया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड पर अफेक्ट करते हैं। बराबर। अब आज हम जो समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो है लॉ ऑफ डिमांड। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। बराबर। देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है। ठीक है, व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है व्हेन अदर फैक्टर्स। अभी अदर फैक्टर्स का क्या मतलब है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है व्हेन अदर फैक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अदर फैक्टर्स? तो याद होगा आपको कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। याद है क्या? अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड की कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड पर अफेक्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड पर अफेक्ट करते हैं। तो अपन ने देखा था कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ये 11 फैक्टर्स अपन ने पढ़े थे। तो अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी को साइड कर दिया जाए, है ना, हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी के बारे में नहीं पढ़ेंगे, उसको साइड कर दो, तो बाकी के जितने फैक्टर्स हैं, मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जितने भी फैक्टर्स अपन ने पढ़े हैं, लॉ बोलता है वो सारे फैक्टर्स कैसे होंगे? कांस्टेंट। मतलब ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी को छोड़ दिया जाए तो सेकेंड नंबर से लेके 11th नंबर के जितने फैक्टर्स पढ़े उनको बोला जाएगा अदर फैक्टर्स। क्या बोला जाएगा? अदर फैक्टर्स। और लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट? मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगी। अगर कंज्यूमर पहले 1 लाख रुपए कमाता था तो अभी भी 1 लाख रुपए कमाता है। ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट रहेगा। पहले अगर आपको डोमिनोज का पिज्जा पसंद था तो अभी भी डोमिनोज का पिज्जा पसंद है। प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट रहेगा। वेदर कंडीशंस कांस्टेंट रहेंगी, एक्सेट्रा। तो पिछली क्लास में आपने जितने भी फैक्टर्स पढ़े, है ना, वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। अगर सिर्फ क्या चेंज होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा। मतलब बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। बाकी के सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे? कांस्टेंट। इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट, वेदर कंडीशन कांस्टेंट, और फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट। जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े थे सारे फैक्टर्स कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। क्लियर हुआ क्या? देखो फिर से एक बार करते हैं, बस यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है आपको बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखना पड़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड तभी लगेगा जब बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। सो व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस, सिर्फ प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगा। मतलब अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगा, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज होगा, तो सोचो कोई चीज महंगी हो गई तो आप ज्यादा खरीदोगे कि कम? कोई चीज महंगी हो गई तो आप ज्यादा खरीदोगे कि कम? ऑब्वियसली सर, अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी, डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? सेकेंड, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज होगा, अगर कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? तो वापस एक बार रिवाइज करेंगे लॉ ऑफ डिमांड।
लॉ ऑफ डिमांड बोलता है भैया मैं तभी लगूंगा, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है मैं ऑपरेट तभी होऊंगा जब आप बाकी के सारे फैक्टर्स को कैसा रखोगे, कांस्टेंट। व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, मतलब इनकम, कंज्यूमर अगर पहले 1 लाख रुपए कमाता है तो अभी भी 1 लाख कमाएगा, पहले उसका टेस्ट अगर डोमिनोज का तो अभी भी टेस्ट डोमिनोज का रहेगा, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होना चाहिए। सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए, सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होना चाहिए, तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी भी चेंज होगा। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी कम होगा, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगा। मतलब आप मुझे बताओ प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है? प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है, या प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, मतलब अपोजिट रिलेशन है। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड इज व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, है ना, व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, जितने भी फैक्टर्स है सारे कांस्टेंट हैं, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो रहा है। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ इनकम ऑफ द कंज्यूमर चेंज हो, सॉरी, क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रहा है, बाकी इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है। सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज हो रहा है तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी भी चेंज होगा। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी कम होगा, अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम होगा तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी बढ़ेगा। मतलब कैसा रिलेशनशिप? नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर हुआ लॉ ऑफ डिमांड? अब लॉ ऑफ डिमांड के लिए पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि भैया बाकी सारे फैक्टर्स शुड बी कांस्टेंट और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होना चाहिए। तो आपको लगता है ये लॉ रियल लाइफ में लगता होगा? आपको लगता है कि ये रियल लाइफ में लॉ लगने लायक लॉ है कि लॉ बोल रहा है वेदर कंडीशन हमेशा कांस्टेंट रहे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमेशा कांस्टेंट रहे, फिर अपन ने एक फैक्टर पढ़ा था गवर्नमेंट पॉलिसी, वो बोलता है वो भी कांस्टेंट रहे। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो? नहीं। तो लॉ ऑफ डिमांड रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। सो दिस लॉ इज हाइपोथेटिकल लॉ, मतलब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे और सिर्फ प्राइस चेंज होगा तो डिमांड चेंज होगा। क्लियर? अब एक बात देख लेते हैं। तो ये आपका मॉड्यूल है, इंस्टीट्यूट ने जो रेफरेंस बुक निकाला है वो है, वहां पे भी पढ़ लेते हैं। तो क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब होता है अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ठीक है, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। सिर्फ क्या चेंज होना है? ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। अभी अपन ने भी तो यही पढ़ा, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल राइज। अगर चीजें सस्ती होंगी तो डिमांड बढ़ेगी। एंड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज, अगर चीजें महंगी हो गई, इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज, अगर प्राइसेस बढ़ गई, डिमांड विल डिक्लाइन, डिमांड विल डिक्रीज। It implies that there is an inverse relationship between price of the commodity and demand of the commodity. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। ये भी अपन ने देखा कि भाई प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है, मतलब नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर? इन अदर वर्ड्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अभी मैंने आपको बताया अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या? अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड विल बी मोर, ज्यादा डिमांड करेंगे कब? एट अ लोअर प्राइस देन एट अ हायर प्राइस। जब चीजों की प्राइस कम होगी तो डिमांड ज्यादा होगी। क्लियर? तो कहना इससे लॉ ऑफ डिमांड हमको क्या बताता है? लॉ ऑफ डिमांड हमको रिलेशनशिप बताता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी का, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का और क्वांटिटी डिमांडेड का। यही तो बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड, हमको दो चीजों का रिलेशनशिप बता रहा है कि अगर आप बाकी के फैक्टर्स कांस्टेंट रखते हो तो प्राइस और डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितनी चेंज होगी। बराबर यही बता रहा है कि अगर प्राइस बदलेगी तो डिमांड भी बदलेगी। तो कहना इससे लॉ ऑफ डिमांड shows a relationship between price of the commodity and quantity demanded
ऑफ द कमोडिटी। बराबर। लॉ ऑफ डिमांड हमको रिलेशनशिप बता रहा है किस किस के बीच का, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड, बट ये रिलेशनशिप तभी बता पाएगा जब आप बाकी के फैक्टर्स कैसे रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। तो देखते हैं आपका मॉड्यूल क्या बोलता है। द लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब द फंक्शनल रिलेशनशिप, है ना, रिलेशनशिप बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में among various factors affecting demand. Price of the commodity is the most critical factor. Thus, demand of the commodity is mainly determined by the price of the commodity. वैसे तो डिमांड पर बहुत सारे फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं जो अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, बराबर। वैसे तो डिमांड पर बहुत सारे फैक्टर्स डिमांड अफेक्ट करते हैं, लेकिन सबसे क्रिटिकल फैक्टर कौन सा है, प्राइस है। सबसे क्रिटिकल फैक्टर कौन सा है, प्राइस है, ठीक है। अब आगे, अब अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को टेबल के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड को टेबल के फॉर्म में लिखूं, ठीक है। तो लेट से यहां लेता हूं मैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स, ठीक, यहां ले लेता हूं मैं डिमांड ऑफ द कमोडिटी एक्स, बराबर, ठीक है। आपका मॉड्यूल जो है उसी का फिगर लेते हैं, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10। अब आप देखिए, जब किसी कमोडिटी एक्स की प्राइस 80 रुपए थी तो डिमांड थी 0 यूनिट, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत महंगा था तो कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं था। जैसे ही प्राइस 80 से 70 आई तो प्राइस कम हुई, प्रोडक्ट सस्ता हुआ, तो डिमांड क्या होनी चाहिए, बताइए, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। जैसे ही प्रोडक्ट सस्ता हो गया, क्लियर, जैसे ही प्रोडक्ट सस्ता हो गया डिमांड क्या होनी चाहिए, सर डिमांड बढ़नी चाहिए। तो ऑब्वियसली देखो 0 से 200 हो गया। चलो और प्रोडक्ट सस्ता हुआ 60 रुपीज, तो डिमांड और बढ़नी चाहिए, 400 हो गया। और प्रोडक्ट सस्ता हुआ तो और डिमांड बढ़ी, प्रोडक्ट को और सस्ता किया, 50 से 40 पर ले आए तो डिमांड 800 हो गई, 40 से 30 पर ले आए तो 1000 हो गई, 30 से 20 पर ले आए तो 1200 हो गई, 20 से 10 पे ले आए तो 1400 हो गई। मतलब जैसे जैसे प्राइजेस कम हो रही हैं, जैसे जैसे प्राइस ऑफ द कमोडिटी कम हो रहा है, मेरा डिमांड बढ़ रहा है। और यही तो लॉ ऑफ डिमांड है कि अगर आप प्राइजेस चेंज करोगे तो डिमांड भी चेंज होगा। तो जब मैंने लॉ को टेबल के फॉर्म में लिखा तो ऐसा टेबल आ गया, क्लियर। तो देखिए क्या बोला गया, द लॉ ऑफ डिमांड में बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे जैसे प्राइजेस कम हुई, आप देखो डिमांड क्या होती गई, बढ़ती गई, क्लियर, डिमांड बढ़ती गई। और यही तो लॉ ऑफ डिमांड है कि अगर प्राइस चेंज होगी तो डिमांड चेंज होगी, अगर आप प्राइजेस को कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, क्लियर। अब अपन एक काम करते हैं, ये जो टेबल अपन ने बनाया है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी के बीच में, इसी के बेसिस पे अपन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये टेबल बना लिया, अब यही टेबल को अपन ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं। सो लेट्स से ठीक, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, क्लियर। एक्स एक्सिस पे लेंगे अपन क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक। एक्स एक्सिस पे क्या लिया अपन ने, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पे लिया प्राइस। तो 0 से लेके 80 तक प्राइस है, ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, ठीक है, ये हो गई प्राइस। डिमांड भी देख लेते हैं, 0 से लेके 1600 तक है, तो 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200। इसको अपन थोड़ा और बढ़ा लेंगे ग्राफ को, $1400 और 1600, बराबर, ठीक। तो एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे मैंने ले लिया प्राइस, ठीक है। अब अपने को ग्राफ बनाना है। देखो, जब प्राइस 80 रुपए है तो डिमांड तो मेरी 0 है, भाई 80 रुपए के प्रोडक्ट पर कोई नहीं खरीद रहा क्योंकि बहुत महंगा है। तो जब मेरी प्राइस
₹80 है ना, जब मेरी प्राइस ₹80 है तो ये मेरी ₹80 आ गई प्राइस, क्लियर, ये मेरी ₹80 आ गई प्राइस। डिमांड मेरी 0 है, मतलब मेरा पॉइंट इधर बनेगा, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस 80 से 70 हुई, ये 70 है, मेरी डिमांड कितनी हो गई, जैसे ही प्राइस कम हुई मेरी डिमांड बढ़ गई 200, तो ये मेरी डिमांड आ गई 200, बराबर, ठीक है। फिर मैंने प्राइस 60 करी, तो जैसे ही प्राइस 60 करी तो डिमांड और बढ़ गई, 400 हो गई, ठीक है। मैंने प्राइस और कम करी तो मेरी डिमांड और बढ़ गई। मैंने प्राइस 40 करी तो मेरी डिमांड और बढ़ गई। मैंने प्राइस 30 करी तो मेरी डिमांड और बढ़ गई। मैंने प्राइस और कम करी तो और बढ़ गई। मैंने प्राइस 10 रुपए करी तो और बढ़ गई। मतलब जैसे जैसे मैं प्राइजेस कम कर रहा हूं मेरी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, बराबर। जैसे जैसे मैं प्राइजेस कम कर रहा हूं मेरी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सारे पॉइंट्स बन गए। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, अब ये सारे पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। मैंने ये सारे पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए। आप मुझे बताओ क्या ये ग्राफ बन गया, बराबर। मेरा स्ट्रेट नहीं आया बट स्ट्रेट आएगा, बराबर। आप ग्राफ कॉपी में बना के देखेंगे तो स्ट्रेट आएगा। क्या ये ग्राफ प्राइस और डिमांड के बीच में बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया। प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में बनाया गया। जो ग्राफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में बनाया जाता है उसको बोला जाता है डिमांड कर्व। क्या बोलोगे आप इस ग्राफ को? डिमांड कर्व, ठीक। डिमांड कर्व को डिनोट किया जाता है डीडी से। किससे डिनोट किया जाता है? डीडी से, डिमांड कर्व, क्लियर। जब आप ग्राफ बनाते हो किस किस के बीच में? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, तो उस ग्राफ को बोलते हैं डिमांड कर्व। सो कैन यू टेल मी डिमांड कर्व का शेप कैसा आया? सर डिमांड कर्व का शेप आया, डिमांड कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग, बराबर। देखो शेप कैसा आया, डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन आया, डाउनवर्ड स्लोपिंग आया, ठीक है। तो डिमांड कर्व का शेप तो पता चल गया। अब अगला पॉइंट अगर आपसे कोई पूछे डिमांड कर्व क्या बताता है, चलो आज आपने ये वीडियो देखा, अब आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि आज क्या पढ़ा, तो आपने बोला कि आज तो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा। तो मान लो उनको मालूम था, वो भी पढ़े हुए थे लॉ ऑफ डिमांड। उन्होंने बोला अच्छा बताओ डिमांड कर्व क्या बताता है, तो आप क्या बोलोगे उनको? डिमांड कर्व क्या बताता है, कैसे बताओगे? लॉ ऑफ डिमांड तो सबको पता चल गया, व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस देन डिमांड ऑफ द कमोडिटी आल्सो चेंजेस, बराबर। प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। फिर अपन ने एक टेबल बनाया, टेबल को अपन ने ग्राफ में बना दिया, ग्राफ को लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं बेटा बताओ लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, तो क्या बताओगे? तो लॉ ऑफ डिमांड, जो डिमांड कर्व है ना, जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व शोज आ, ठीक है। डिमांड कर्व हमको क्या बताता है? डिमांड कर्व हमको बताता है एक तरीके का रिलेशनशिप। क्या बताता है? एक तरीके का रिलेशनशिप। चलो डिमांड कर्व हमको क्या बताता है, बताओ जल्दी बताओ। डिमांड कर्व हमको बताता है एक तरीके का रिलेशनशिप। सो डिमांड कर्व शोज अस अ रिलेशनशिप। क्या बताता है? डिमांड कर्व शोज अ रिलेशनशिप किस किस के बीच में? बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक। तो वापस एक बार देखेंगे, देखो एक बार पूरा रिवाइज करा के दे रहा हूं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए अपन ने शुरू किया क्या आज? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड shows a relationship between price of the commodity and the quantity demanded when other factors are constant। आपको अदर फैक्टर्स को कैसा रखना पड़ेगा? कांस्टेंट रखना पड़ेगा। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है when other factors are constant and only price of the commodity changes। अगर सिर्फ कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो डिमांड भी चेंज होगी। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब कैसा रिलेशनशिप? नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप, बराबर।
प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप। फिर अपन ने एक टेबल बनाया, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है आप देखो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है देखो डिमांड बढ़ रही है। इसी टेबल को अपन ने ग्राफ में प्लॉट किया। अब जब आप प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड, किस किस के बीच में, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ग्राफ बनाओगे तो उस ग्राफ को क्या बोलोगे, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व का शेप कैसा आया, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग आया, ठीक है। डिमांड कर्व आपको क्या बताता है, डिमांड कर्व शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो आपके ग्राफ, आपके मॉड्यूल में भी ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये उन्होंने प्राइस लिया, यहाँ लिया उन्होंने क्वांटिटी डिमांडेड, बराबर। वाई एक्सिस पर प्राइस लिया है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड लिया है, ये ग्राफ क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व। क्लियर, अब देखो, thus it may be observed that with the rise in price, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड कैंसिल रिड्यूसिंग, डिमांड क्या होगी, कम होगी। क्लियर, अब मैंने आपको क्या बोला था, लॉ ऑफ डिमांड कब लगेगा, जब आप बाकी के सारे फैक्टर्स क्या रखोगे, कांस्टेंट। तो आपके देखिए नोट्स में भी लिखा हुआ है, अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, द अबव स्टेटेड लॉ ऑफ डिमांड इज कंडीशनल। मतलब लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अगर आप मेरी कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो मैं लगूंगा, अगर आपने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो मैं नहीं लगूंगा। तो कंडीशन क्या है, it is based on certain conditions it is given, it is therefore stated that the other things being equal, law of demand की condition ये है कि other factors constant रहना चाहिए, it relates to the change in price variable only। law of demand बोलता है other factors, other things being equal का मतलब मैंने आपको बताया other factors should remain constant, सिर्फ price change होनी चाहिए, price should be variable assuming other determinants of demands to be constant। other determinants का मतलब होता है other factors, determinants यानी factors, assuming other factors are constant। The law of demand is based on the following assumptions, ठीक है। देखो क्या assumptions है, no change in consumer income, consumer की income change नहीं होनी चाहिए, no change in consumer preference, preference change नहीं होना चाहिए, no change in fashion, consumer का fashion में कोई change नहीं आना चाहिए, no change in price of related goods, no change in expectation of future prices, नो चेंज इन साइज, एज, सेक्स रेशियो, याद है सोशियोलॉजिकल फैक्टर, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, नो चेंज इन द रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए, वेदर कंडीशन चेंज नहीं होना चाहिए। तो जितने भी फैक्टर्स आपने पढ़े हैं एक्सेप्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, बाकी सारे फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस चेंज होगा तो ही डिमांड चेंज होगी, और यही लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, देखो सो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन ने पढ़ा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ठीक है, अगर अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं एंड ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी changes, then demand of the commodity also changes। सिंपल लॉ है कि भैया बाकी सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रख दो, सिर्फ क्या चेंज होना चाहिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होना चाहिए, तो डिमांड ऑफ द कमोडिटी भी चेंज होगा। अगर प्राइस बढ़ेगा, मान लो प्राइस बढ़ गया तो चीजें महंगी होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। मतलब कैसा रिलेशनशिप, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप, ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा, बराबर। तो एक चीज अपने को समझ गई कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ठीक है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, यही होगा। प्राइस, चीजें महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे, चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। क्लियर, लेकिन कुछ जगह पर यह रूल नहीं लगेगा, और जहां पर यह रूल नहीं लगेगा उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे, एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड। फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो नॉर्मली क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, नॉर्मली क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, उल्टा चल रहा है। लेकिन कुछ जगह पर ऐसा नहीं होगा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी,
नॉर्मली होना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है भैया प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होना चाहिए, बट उल्टा हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, मतलब लॉ ऑफ डिमांड तो नहीं लगा, नेगेटिव रिलेशनशिप हो ही नहीं रहा। तो जहां पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगेगा उनको बोलेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। और अब अपने को पढ़ना है कि कहां कहां लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। ऐसे कौन सी कमोडिटीज हैं जहां प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड होनी चाहिए कम, अगर चीजें महंगी हुई तो डिमांड तो कम होनी चाहिए ना, उल्टा डिमांड बढ़ जाएगी। तो देखते हैं, और उन जगह को बोलते हैं एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहला है गिफन गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स। देखो पहला जो है वो है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स नॉर्मली होता क्या है, अगर चीजें सस्ती हो तो उनकी डिमांड बढ़नी चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है। अभी अपन ने पढ़ा कि अगर चीजें सस्ती हो रही हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी, चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन गिफन गुड्स का मतलब होता है लो क्वालिटी गुड्स। क्या होता है? लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स में क्या होता है, अगर लो क्वालिटी गुड्स की प्राइजेस कम होंगी, मतलब लो क्वालिटी गुड्स अगर और सस्ते होंगे तो उनकी डिमांड होनी क्या चाहिए, बढ़नी चाहिए, चीजें सस्ती हुई तो डिमांड बढ़नी चाहिए। बट गिफन गुड्स में ऐसा नहीं होता। गिफन गुड्स में अगर चीजें सस्ती हो रही हैं, लो क्वालिटी गुड्स की प्राइस और कम हो गई तो डिमांड और कम हो जाएगी। क्यों भाई, चीजें सस्ती हुई तो डिमांड तो बढ़नी चाहिए ना, फिर क्यों सस्ती हो रही है, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि लो क्वालिटी गुड्स में लोगों की साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि वैसे ही तो सस्ता था और लो क्वालिटी था, अब तो इन्होंने और सस्ता कर दिया, तो अब तो क्वालिटी और खराब हो गई होगी, तो अब क्यों खरीदे। तो क्या होता है, जैसे ही लो क्वालिटी गुड्स की प्राइस कम होती है तो लोगों को लगने लगता है यार ये तो वैसे ही लो क्वालिटी था, अब तो और सस्ता हो गया, तो इसकी क्वालिटी भी और खराब हो गई होगी, क्वालिटी और खराब हो गई होगी, तो अब खरीद के क्या मतलब है। तो गिफन गुड्स या लो क्वालिटी गुड्स में आप और प्राइस कम करोगे तो डिमांड और कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा क्वालिटी और खराब हो गई। क्लियर? तो पहला हो गया गिफन गुड्स। दूसरा है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। सेकेंड, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। क्लियर? दूसरा है आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील। देखो क्या है स्नॉब अपील, मतलब क्या होता है? स्नॉब अपील मतलब जब आपको स्टेटस मेंटेन करना है, स्टेटस मेंटेन, जब आपको अपना स्टेटस मेंटेन करना है। स्टेटस मेंटेन करना मतलब कैसे? मान लीजिए 4 फ्रेंड्स थे, 1 2 3 4, ये 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है। पहले 3 के पास जो फोन था वो 50,000 वाला था, और चौथे वाले के पास जो फोन था वो 10,000 रुपए वाला था, ठीक है। अब मेरे को आप बताओ, ये चौथा वाले की जगह आप होते तो आपके मन में क्या आता कि यार मेरे 3 फ्रेंड्स के पास तो 50,000 का फोन है तो मेरे पास भी होना चाहिए, बराबर। आपने क्या किया, ये फोन का प्राइस महंगा था, फोन महंगा है तो इसकी डिमांड कम होनी चाहिए, बट टू मेंटेन दी स्टेटस आप बाकी 3 फ्रेंड्स के साथ उठते बैठते थे तो आपके मन में भी आया यार ये प्रोडक्ट तो महंगा है, मुझे भी खरीदना चाहिए। भले वो प्रोडक्ट महंगा था, उसकी डिमांड कम होनी चाहिए थी, बट टू मेंटेन दी स्टेटस आपने प्राइस ज्यादा होने के बाद भी डिमांड बढ़ा दी। तो जब आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील होते हैं, जब ऐसे आर्टिकल जिससे आपका स्टेटस मेंटेन होता है वो महंगे हो तो भी उनकी डिमांड ज्यादा होती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, महंगे है तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता स्नॉब अपील वाले आर्टिकल्स में, महंगे है तो डिमांड और बढ़ती है। क्लियर? सेकेंड हो गया। थर्ड, स्पेकुलेशन। अब थर्ड है स्पेकुलेशन, देखते हैं अब ये क्या है स्पेकुलेशन। मान लो कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स है, इसको पता चलता है कि पेट्रोल का, ठीक है, प्राइस आज बढ़ा है, प्राइस प्रेजेंट में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, आज पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, और उसको लग रहा है, ये एंटीसिपेट कर रहा है, मतलब ये सोच रहा है कि टुमारो कल भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। पेट्रोल का प्राइस उसको लग रहा है आज तो बढ़ गया, आज महंगा हो गया, और उसको लग रहा है कल भी महंगा होगा। तो मुझे बताओ आज ये भरवाएगा पेट्रोल या नहीं भरवाएगा? आज तो बढ़ गया और उसको लग रहा है कल भी बढ़ेगा, तो मुझे बताओ प्रेजेंट में डिमांड क्या करेगा? ऑब्वियसली वो भी प्रेजेंट में भी डिमांड इंक्रीज कर देगा। क्यों इंक्रीज कर देगा? क्योंकि उसको लग रहा है कि कल चीज महंगी हो, आज महंगी हुई और उसको लग रहा है कल भी महंगी होगी। मतलब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा और उसके एंटीसिपेशन के चक्कर में, उसके सोचने के चक्कर में कि कल भी बढ़ेगा,
उसने आज भी डिमांड बढ़ा दी, जबकि चीजें महंगी हो रही तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट क्योंकि कल और महंगा होगा इसलिए मैं आज ही खरीद लेता हूं, तो आज आपने डिमांड बढ़ा दी। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है चीजें महंगी हो रही तो डिमांड कम करो, बट आपने ऐसा सोच लिया कि यार ये आज महंगा हुआ है कल भी महंगा होगा तो मैं खरीद लेता हूं, तो आपने डिमांड भी बढ़ा दी कि कल मुझे महंगे में मिलेगा, तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो जब कंज्यूमर स्पेकुलेट करता है कि यार ये महंगा हो जाएगा मैं खरीद लेता हूं, तो चीजें महंगी हो रही हैं तो भैया डिमांड कम करो ना, बट नहीं, ऐसा नहीं होगा स्पेकुलेशन के चक्कर में। लास्ट, कंज्यूमर फिजियोलॉजिकल बायस और इल्यूजन। ठीक, फोर्थ, इल्यूजन। इल्यूजन यानी होता है भ्रम। ठीक है, क्या होता है? भ्रम, हिंदी में बोलते हैं भ्रम। अब भ्रम क्या है? कई बार कंज्यूमर को ये इल्यूजन होता है कि जो महंगा है, ठीक है, जिसकी प्राइसेस ज्यादा हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। जबकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि चीजें महंगी है तो डिमांड कम होनी चाहिए। बट कई बार कंज्यूमर को भ्रम होता है यार ये प्रोडक्ट तो महंगा है, ये फोन तो महंगा है तो अच्छा ही होगा, तो लोग वो खरीद लेते हैं, तो प्राइस बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ गई। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होनी चाहिए। तो ये चार जगह पर, कौन कौन सी चार जगह पर? पहला, गिवन गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स, सस्ता, जितना सस्ता होगा डिमांड उतनी कम होती चली जाएगी क्योंकि लोगों को लगेगा क्वालिटी खराब हो रही है। आर्टिकल्स ऑफ अपील, स्टेटस मेंटेन करने के लिए, आप स्टेटस मेंटेन करने के लिए महंगी चीज खरीद लोगे, तो महंगी चीज है तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट टू मेंटेन द स्टेटस आपने वो डिमांड बढ़ा दी। थर्ड, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में क्या होगा? आपको लग रहा है यार ये चीज तो महंगी हो रही है और महंगी हो जाएगी, मैं आज ही खरीद लेता हूं, तो महंगी हो रही तो डिमांड कम करो ना। आपके स्पेकुलेशन के चक्कर में कि और महंगा होगा मैं खरीद लेता हूं, आपने महंगी चीज की डिमांड बढ़ा दी। फोर्थ, इल्यूजन, लोगों को भ्रम है। किस बात का भ्रम है? कि जो चीज महंगी है उसकी क्वालिटी अच्छी तो डिमांड भी ज्यादा, तो महंगी चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो लॉ ऑफ डिमांड ये चार जगह पर क्या हो जाएगा? फेल। लॉ ऑफ डिमांड यहां ऑपरेट नहीं होगा। क्लियर? तो ये चार जगह पर लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा।